बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुनीर अहमद। प्रीवियस लेक्चर में हमने रेस्पिरेटरी सरफेस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था कि रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है, ये कहाँ पे होती है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में ये कहाँ कहाँ होती है। फिर उसके बाद हमने रेस्पिरेटरी सरफेस की जो करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज थी उनको भी डिस्कस किया था। अगर वो लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, आप वहां से भी विजिट कर सकते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, इसको भी डिफाइन करेंगे। फिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम दो पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, एक है नोज एंड सेकंड वन है फेरिंग्स है। स्टार्ट करते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। ह्यूमन क्वेश्चन है कि अगर कोई आपसे यह पूछ ले कि ह्यूमन की कोई साइंटिफिक डिफिनीशन है तो क्या है। सबसे पहले जनरल नॉलेज के लिए ह्यूमन को डिफाइन करते हैं कि ह्यूमन क्या है। ह्यूमन क्या है, इसकी साइंटिफिक डिफिनीशन क्या है। ह्यूमन अ कल्चर बियरिंग प्राइमेट classified in genus Homo and species Sapien। अब फिर क्वेश्चन है, सर हमें यह बताएं कि ह्यूमन का जो नाम है, जो साइंटिफिक नेम है, वो होमो सेपियंस क्यों है। क्या आपको पता है कि ह्यूमन जो हैं अशरफुल मखलूकात हैं। जी हाँ सर, हमें पता है। क्या आपको पता है कि ह्यूमंस वो वाहिद मखलूक है जिसमें अक्ल सलीम पाई जाती है। जी हाँ सर, हमें पता है। इसी अक्ल सलीम को और अशरफुल मखलूकात होने के नाते लैटिन में जो अशरफुल मखलूकात या अक्ल सलीम या सोच रखने वालों को सैपियन कहते हैं। इसी वजह से ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है, जो जूलॉजिकल नेम है, वो होमो सैपियंस है। अब इसके बाद रेस्पिरेटरी क्या है। रेस्पिरेटरी रिस्पायरेशन से निकला है, गैसियस एक्सचेंज से निकला है। एंड सिस्टम, आपको पता है जब हम रिस्पायरेशन का चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तो शुरू में ही सिस्टम को हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि सिस्टम क्या है। सिस्टम अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, अ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स डेट वर्क टुगेदर, जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, टू कैरी आउट अ पार्टिकुलर, कोई खास काम करते हैं, पार्टिकुलर टास्क इज नॉन एज सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, अगर पार्टिकुलर टास्क जो है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम है, अगर पार्टिकुलर टास्क सर्कुलेशन का है तो हम क्या कहेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम है। अगर ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो फंक्शन जो परफॉर्म कर रहे हैं वो एक्सक्रीशन का कर रहे हैं, तो पार्टिकुलर टास्क एक्सक्रीशन है तो हम उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहेंगे। अगर कोई भी ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो पार्टिकुलर टास्क रिप्रोडक्शन का कर रहे हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहेंगे। अगर ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स डेट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट पार्टिकुलर टास्क एंड पार्टिकुलर टास्क अगर रिस्पायरेशन का है तो क्या कहेंगे, शाबाश, रिस्पायरेटरी सिस्टम कहेंगे। रिस्पायरेटरी सिस्टम को प्रॉपर डिफाइन करते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स डेट अलाउ अ पर्सन टू ब्रीथ और एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन विद आउटर एनवायरमेंट। वो सिस्टम या वो सेट ऑफ ऑर्गन्स जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उस सिस्टम को कौन सा सिस्टम कहेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहेंगे। ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, इसको डिस्कस करते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स में नोज है,
एंड नेजल कैविटी, फिर उसके बाद फेरिंग्स है, फेरिंग्स से लेरिंग्स है, लेरिंग्स के बाद ट्रैकिया है जिसको विंड पाइप कहते हैं, विंड पाइप के बाद जो नेक्स्ट है वो ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होकर ब्रोंकियोल है, ब्रोंकियोल के बाद ब्रोंकियोल का जो एंड है वो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई और एज होल लंग्स हैं। ये जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हैं, इन ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स का जो पार्टिकुलर टास्क है वो क्या है, रिस्पायरेशन है। इसी वजह से इन ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को किसका नाम भी दिया जाता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स का नाम दिया जाता है। आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम सिर्फ नोज और फेरिंग्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इनकी जो स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है और फंक्शन क्या क्या हैं। आज इंशाल्लाह हम इनको डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद जो आने वाले लेक्चर्स होंगे उनमें हम लेरिंग्स और ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, एल्वियोलाई और लंग्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं कि नोज क्या है। पहले जनरली अप्लाई करते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि नोज जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट है? बिल्कुल पार्ट है। एक पॉइंट, क्या नोज एक्सटर्नल प्रेजेंट है या इंटरनली प्रेजेंट है? जाहिर सी बात एक्सटर्नल है। क्या हमें नोज नजर आता है सामने? जी, विजिबल है। नोज नॉस्ट्रल्स हैं या नहीं है? दो नथने हैं या नहीं है? नॉस्ट्रल्स हैं। यूज किसके लिए होते हैं? स्मेल के लिए भी यूज होते हैं, ब्रीदिंग के लिए भी यूज होते हैं। इन्हीं पॉइंट्स को इंट्रोडक्शन पे अप्लाई करते हैं। नोज क्या है? नोज इज एक्सटर्नल विजिबल part of respiratory system containing nostrils used for breathing and smelling के लिए यूज होता है। क्या है ये? फर्स्ट रूट है, फर्स्ट रूट या फर्स्ट पार्ट है किसके लिए? एयर एंटरिंग के लिए। क्या ये प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ फेस है या नहीं है? ये चेहरे का बाहर निकला हुआ हिस्सा है या नहीं है? इसको हम प्रोट्रूडिंग कहेंगे, प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ फेस। अब फिर एक क्वेश्चन है कि सर हमें यह बताएं कि हमारे नॉस्ट्रल्स दो हैं, एक क्यों नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यूज के लिए। Why we do have two nostrils, not one? क्यों हमारे जो nostrils हैं वो दो हैं, एक नहीं है? इसका आंसर यूं है कि हमारा जो लेफ्ट जो नॉस्ट्रल है, जो नथना है, इसका जो मोस्टली काम होता है वो बर्निंग स्मेल को फील करना है। लेकिन जो राइट वन होता है उसका जो मोस्टली काम होता है ये डिफरेंट जो फ्लावर हैं, इन फ्लावर के जो खुशबू हैं उनको फील करना होता है। एक रीज़न ये है टू नॉस्ट्रल्स की। दूसरी रीज़न ये है कि टू नॉस्ट्रल्स ईजिली, टू नॉस्ट्रल होने की वजह से एयर जो है वो ईजिली इनहेल हो सकती है। इसकी ये रीज़न से क्यों है। अब इसके बाद नोज की स्ट्रक्चर पर बात करते हैं कि नोज की स्ट्रक्चर क्या है। नोज में टू कैविटीज होती हैं, ये टू स्पेसेस या टू कैविटीज हैं। इन टू कैविटीज को, एक कैविटी, दूसरी कैविटी या चेंबर, इसको हम क्या कहते हैं? नॉस्ट्रल्स कहते हैं या नथने कहते हैं। इन नॉस्ट्रल्स के दरमियान कार्टिलेज से बना हुआ एक वाल होती है। इस वाल को सेप्टम कहते हैं, जो दो चैम्बर्स को सेपरेट करती है, सेप्टम। ये सेप्टम किससे मिलकर बनती है? ये सेप्टम कार्टिलेज से मिलकर बनती है, कार्टिलेजिनस होती है। इसके बाद अगर हम डायग्राम को देखें तो डायग्राम में हमें दो कैविटीज नजर आ रही हैं। एक ये जो नाक वाली नेजल कैविटी है और ये जो माउथ वाली है ये ओरल कैविटी या माउथ कैविटी कहते हैं। इस नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी के दरमियान ये स्ट्रक्चर है, ये है ओरल कैविटी, ये है नेजल कैविटी। इस ओरल कैविटी और नेजल कैविटी के दरमियान ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको पैलेट कहते हैं। ये जो फ्रंटल, ये जो पैलेट होती है जो आगे की तरफ, इस पैलेट को हार्ड पैलेट, जबकि जो पीछे की तरफ होती है गले की तरफ या फेरिंग्स की तरफ होती है उसको हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। मींस के
सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट होती हैं। सर इनका फंक्शन क्या है? याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस टाइम हम सांस ले रहे होते हैं, ये जो सॉफ्ट पैलेट है जो कहां तक एक्सटेंड है, फेरिंग्स तक आई हुई है, ये नीचे की तरफ हो जाती है ताकि इजीली जो एयर जो है वो इजीली मूव करे नीचे ट्रैकिया एंड प्रोसेस हो। लेकिन जब हम पानी पी रहे होते हैं या खाना खा रहे होते हैं, ये जो सॉफ्ट पैलेट है ये थोड़ी सी अप मूव कर जाती है। क्यों? ताकि ये जो ओरल कैविटी से जो हम फूड इंजेस्ट कर रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, ये ऊपर ओरल कैविटी में ना चली जाए। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम खाना खा रहे होते हैं तो या तो कोई हंसी की बात आ जाती है तो हम हंसना शुरू हो जाते हैं और हमारा जो पानी या फूड के जो पार्टिकल्स हैं जो ऊपर नोज में चले जाते हैं। वो यही वजह होती है, ये जो सॉफ्ट पैलेट है वो उस टाइम उस तरह प्रॉपर काम नहीं कर रही होती, जब प्रॉपर काम नहीं कर रही होती तो फूड पार्टिकल्स नीचे आने के बजाय नाक में मूव कर जाते हैं। इसके बाद वो है म्यूकस मेम्ब्रेन। अब ये म्यूकस लाइनिंग क्या है? नोज में जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन है जो क्या प्रोवाइड करती है, म्यूकस को बनाती है। ये म्यूकस क्या है? म्यूकस जो है ये मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करती है। इसका क्या फायदा होता है? ताकि जो एयर के जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं वो ट्रैप हो जाएं और इजीली जो है एयर नेक्स्ट को मूव कर जाए और वार्म हो जाए। एंड नेक्स्ट वन है सिलिया। सिलिया क्या है? सिलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शन है। मैंने देखा है मोस्टली स्टूडेंट्स को यह कंफ्यूजन होती है कि वो इस सिलिया को जो नोज में हेयर्स हैं ये समझते हैं। ये सिलिया जो है हेयर्स नहीं है, हेयर्स लाइक प्रोजेक्शन है। जैसे हेयर्स होते हैं उसी तरह की प्रोजेक्शंस हैं जो क्या काम करती हैं, जितने भी एलर्जिक डस्ट बैक्टीरिया पार्टिकल्स हैं उनको ट्रैप कर देती हैं और अंदर जाने से रोकती हैं। इसके अलावा नोज में क्या है, हेयर्स मौजूद हैं। हेयर्स क्या काम करते हैं? जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं जो बड़े हैं, जितने भी उनको क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं ताकि जितनी भी एयर है वो फिल्टर होके अंदर मूव कर सके। ये तो एयर का आपने बता दिया है कि मूव करती है, लेकिन हम नोज से जो है वो स्मेल का काम भी करते हैं, मीन के फील करते हैं। ये कैसे करते हैं? नोज के अंदर स्पेशल न्यूरॉन्स मौजूद होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स मौजूद होती हैं जिनको ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स कहते हैं। ये न्यूरॉन्स क्या करती हैं? डायरेक्ट मैसेज ब्रेन को भेजती हैं और जिस तरह के मॉलिक्यूल्स जो हैं, स्मेल के जैसे भी मॉलिक्यूल्स हों, उनको फील करके मैसेज ब्रेन को भेजती हैं और फिर ब्रेन डिटेक्ट करता है कि इसकी जो स्मेल है वो कैसी है। अब नोज की कंपोजिशन पर बात करते हैं कि नोज किस किस चीज से मिलकर बनता है। नोज जो मेनली है वो कार्टिलेज से एंड बोन से एंड इथमाइड, जिसमें इथमाइड बोन मेनली है। अब इसके बाद नोज के फंक्शंस पे बात करते हैं कि नोज क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। लेक्चर्स के दौरान हम डिस्कस कर चुके हैं। नोज जो है, पहला फंक्शन इसका है, मेन जो फंक्शंस में, वार्म अप द एयर। जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं उसको क्या करेगा? वार्म अप करेगा। एंड सेकंड, जो नोज में हेयर्स मौजूद हैं, सिलिया मौजूद हैं, वो क्या काम करते हैं? फिल्टरेशन। किसको फिल्टर करती है? एयर को फिल्टर करती है जो हम इनहेल करते हैं। एंड जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो मॉइस्चर, प्रोवाइड मॉइस्चर। अब ये मॉइस्चर में से कौन प्रोवाइड करता है? म्यूकस प्रोवाइड करता है। नोज के अंदर ग्लैंड्स मौजूद हैं। उन ग्लैंड्स में एक ग्लैंड जो है, जिसको हम, तीन मेन टाइप्स के ग्लैंड्स हैं जो नोज में होते हैं, जिनमें एक बोमेन ग्लैंड है। इन बोमेन ग्लैंड से, वैसे तो सीरस ग्लैंड भी है, इस बोमेन ग्लैंड से क्या होता है? म्यूकस रिलीज होता है और ये म्यूकस क्या करता है? मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। अब सर एक क्वेश्चन है जी,
कि हम जो माउथ है या ओरल कैविटी है इससे भी सांस लेते हैं, तो क्या हम इस ओरल कैविटी को रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो पार्ट है वो कह सकते हैं? ओरल कैविटी जो मेन जो रूट है जो रिस्पायरेटरी सिस्टम का या एयर इनहेलिंग का वो नोज है, लेकिन जो ओरल कैविटी है इसको सेकेंडरी जो रूट है या पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। फिर एक क्वेश्चन है कि हम नाक से भी सांस लेते हैं और मुंह से भी सांस लेते हैं, तो क्या माउथ से हमें सांस लेना इजी रहता है बाज़ औक़ात? तो क्या हम माउथ से सांस ले सकते हैं? एक रीज़न तो यह है कि माउथ से सांस लेने का कि जो ही हम माउथ से सांस ले रहे होते हैं, ब्रीदिंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं, ना कि माउथ में हेयर्स हैं ना ही सिलिया हैं, तो क्या होगा, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, जितने भी एलर्जिक पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, उनके लिए कोई रुकावट नहीं है, वो इजीली मूव करेंगे और डिफरेंट रिस्पायरेटरी डिजीजेस जो है वो उनका सबब बनेंगे। लेकिन इसके मुकाबले में जो नोज़ है वो इसी काम के लिए बना है। नोज़ क्या है, फिल्ट्रेशन का काम भी करेगा, मॉइस्चराइजेशन का काम भी करेगा और एयर को वार्म अप भी करेगा। जैसे जितने भी पैथोजेंस हैं, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो क्या होंगे, वो फिल्टर होंगे। सर कोई तो फ़ायदा होगा। एक इसका ये फ़ायदा है जो हमें इजीली फील होता है जब हम सोए हुए होते हैं फिर भी मोस्टली जो है मुंह से सांस लेते हैं। उसकी ये रीज़न है कि इधर से ओरल कैविटी से जो इधर तक का जितना भी डिस्टेंस है या लंग्स तक जितना भी डिस्टेंस है वो कम है बनिस्बत किसके, नाक से इधर तक। एक तो ये इजीली हो जाता है कि जो ओरल कैविटी है इसका साइज़ लार्ज है, ज़्यादा एयर और कम वक्त में यहाँ तक पहुँचती है, लेकिन फिल्टर भी नहीं होती एंड दूसरा जो है वो मॉइस्चर भी नहीं होती और थर्ड वन जो है वो वार्म अप भी नहीं होती है। रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो दूसरा पार्ट है वो है फेरिंक्स। फेरिंक्स क्या है, नेज़ और नेजल कैविटी के बाद ये जो पिछला वाला पार्ट है जिसको कॉमनली गला कहते हैं, थ्रॉट कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फेरिंक्स कहते हैं। ये फेरिंक्स क्या है, अगर हम डायग्राम को देखें तो फेरिंक्स क्या है, ये वो वाली ट्यूब है जो ओरल कैविटी को किसके साथ कनेक्ट करती है, ईसोफेगस के साथ, क्योंकि ओरल कैविटी से हमने खाना खाना है। ओरल कैविटी को किसके साथ कनेक्ट करती है, ईसोफेगस के साथ, और जो नेसल कैविटी है उसको किसके साथ कनेक्ट करती है, लैरिंक्स या ट्रेकिया के साथ। इसका यह मतलब है ये ओरल कैविटी से ईसोफेगस और नेसल कैविटी से ये जो लैरिंक्स है इसके दरमियान कुछ कॉमन ट्यूब है जो क्या करती है, कनेक्शन करती है। फेरिंक्स इज द मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट्स द नेसल एंड ओरल कैविटी, जो नेसल कैविटी एंड ओरल कैविटी को कनेक्ट्स विद द लैरिंक्स एंड ईसोफेगस, जो लैरिंक्स और ईसोफेगस को साथ कनेक्ट करती है। इसको कॉमनली थ्रॉट या गला कहते हैं, किसको, फेरिंक्स को। और फेरिंक्स को यह भी कहा जाता है कि ये रिस्पायरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का जो है वो पार्ट है। इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है ये कॉमन ट्यूब है। अगर हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो इसी ट्यूब से गुजर कर नीचे ईसोफेगस में आता है, या जब हम सांस ले रहे होते हैं नासल कैविटी से सांस भी इसी ट्यूब से गुजर कर किस में आता है, लैरिंक्स में आता है। इस पार्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है जो नेजल कैविटी के साथ वाला है इसको हम कहते हैं नेजोफेरिंक्स का नाम देते हैं, और ये जो दूसरा पार्ट है जो ओरल कैविटी के साथ यूं अटैच है, नेसो कैविटी के बाद ये जो ओरल कैविटी के साथ है इसको हम कहते हैं ओरोफेरिंक्स, एंड जो थर्ड वन है जो नीचे लैरिंक्स के साथ अटैच है इसको हम कहते हैं लैरिंजोफेरिंक्स का नाम भी देते हैं। अब फिर एक क्वेश्चन है, सर आपने ये कहा है कि ये कॉमन ट्यूब है रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए भी और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, तो फिर हम जब खाना खा रहे होते हैं तो जो फूड के पार्टिकल्स हैं वो ट्रेकिया में या लंग्स में क्यों नहीं जाते? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसकी ये वजह है कि यहां पे फ्लैप ऑफ कार्टिलेज मौजूद होती है जिसको हम ये एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस क्या है? एपिग्लॉटिस फ्लैप ऑफ कार्टिलेज है जो क्या करती है, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो ये वाली जो फ्लैप ऑफ कार्टिलेज है ये आकर
यहां पे जो ईसोफेगस है इसको ब्लॉक कर देती है यूं, और जो ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है वो लंग्स में जाता है। लेकिन जब हम खाना खा रहे होते हैं उस टाइम क्या होता है, अगर वो खाना के जो फूड के पार्टिकल्स हैं वो अगर ट्रेकिया में आ जाएं, लेरिक्स में आ जाएं तो प्रॉब्लम होगा। तो ये जो एपिग्लॉटिस है, ये वाली जो एपिग्लॉटिस है, ये दोबारा से ऐसे मूव कर जाएगी यूं। इस टाइम इसने किसको ब्लॉक किया हुआ है? इस टाइम इसने लेरिंक्स या ट्रेकिया को ब्लॉक किया है ताकि जो फूड के पार्टिकल्स हैं वो इस तरफ ना आए, किस तरफ जाएं, ईसोफेगस और स्टोमक की तरफ जाएं। ये एपिग्लॉटिस है जो ये फंक्शन परफॉर्म करती है। अब आज के लेक्चर को समराइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम को डिफाइन किया था कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है। वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हों उसको हम ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का नाम दिया था। फिर उसके बाद हमने ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उनको हमने इनलिस्ट किया था। कौन कौन से थे? उनमें सबसे पहले नोज था जो हमने डिस्कस कर दिया है, फेरिंक्स था वो भी डिस्कस कर दिया है। उसके बाद कौन सा था? लेरिंक्स था, ट्रेकिया था, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, एल्वियोलाई एंड लंग्स था। वो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नोज को हमने डिस्कस किया था, नोज क्या है उसको भी डिफाइन किया, उसकी स्ट्रक्चर देखी, कंपोजिशन देखी और फिर लास्ट में उसके फंक्शंस भी देखे थे। फिर उसके बाद फेरिंक्स की तरफ मूव किया था कि फेरिंक्स क्या है, फेरिंक्स को कॉमनली क्या कहा जाता है, क्या ये रिस्पायरेटरी और डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसका ये कॉमन पार्ट है, तो क्यों पार्ट है, डायग्राम से हमने समझा था। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस किया था कि अगर जो ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस जो है अगर वो ना हो तो क्या होगा। एपिग्लॉटिस का क्या फंक्शन है कि जब एयर के पार्टिकल्स हैं जो हैं वो क्यों इधर ईसोफेगस में मूव नहीं करते और क्यों फूड के पार्टिकल्स जो हैं वो ट्रेकिया में मूव क्यों नहीं करते। उसकी रीज़न भी बताई थी कि वो फ्लैप ऑफ जो कार्टिलेज है जो जिसको हमने एपिग्लॉटिस का नाम दिया था वो उस वजह से पॉसिबल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो रिस्पायरेटरी सिस्टम के जो नेक्स्ट पार्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे। नोज और फेरिंक्स तो हो गया है, इसके बाद हम लेरिंक्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह एंड फिर देन ट्रेकिया को डिस्कस करेंगे। फिर इस तरह करते जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।